पृथ्वी का जन्म सूर्य के पदार्थ से नहीं हुआ। सूर्य का पदार्थ बाहर निकलकर सूर्य में से पदार्थ छिटक करके बाहर निकला और उससे ग्रहों की उत्पत्ति नहीं हुई। ना पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ना अन्य ग्रहों की हुई। सूर्य की उत्पत्ति गैस, धूल, गैस, डस्ट और पार्टिकल के एकत्रित होने से, इकट्ठे होने से नहीं हुई। सूर्य कैसे उत्पन्न हुआ, हमारे सौरमंडल का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून का जन्म कैसे हुआ, बृहस्पति के 67 चंद्रमा कैसे उत्पन्न हुए, शनि के 64 चंद्रमा कैसे उत्पन्न हुए, नेपच्यून के 27 चंद्रमा कैसे उत्पन्न हुए, यूरेनस के 27 चंद्रमा कैसे उत्पन्न हुए, या नेपच्यून के 14 चंद्रमा कैसे उत्पन्न हुए, मंगल के 2 चंद्रमा कैसे उत्पन्न हुए। इसके लिए कोई ऐसा सिद्धांत हमारे पास नहीं है जो मैथमेटिकल हो, मोर मैथमेटिकल हो, और जिसके लिए हमारे पास कोई वर्तमान सिद्धांतों में कोई अच्छा तर्क नहीं है। सूर्य से पदार्थ निकल करके और वो पदार्थ फिर टक्कर खाने से वो छोटे छोटे उल्काएं, वो एस्ट्रॉयड आपस में जुड़े और इस प्रकार से ग्रह बनते गए। ये वर्तमान थ्योरी कहती है, ये वर्तमान सिद्धांत कहते हैं। पृथ्वी का जन्म छोटी छोटी उल्काओं के टकराने से और वो उल्काएं एक के साथ एक मिल करके इस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ, पृथ्वी का इस प्रकार से फॉर्मेशन नहीं हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति एक लंबी ब्रह्मांड व्यापी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया कैसे पूरी होती है और सूर्य की उत्पत्ति कैसे होती है, सूर्य किस प्रकार से गैस, धूल और पार्टिकल के बादल अपने आप इकट्ठे हो गए और उनमें ग्रेविटी उत्पन्न हो गई और इस प्रकार से वो पदार्थ घूमता घूमता गोलाकार सूर्य को उत्पन्न कर दिया। कैसे हुआ ये? इसके लिए कोई तर्कसंगत सिद्धांत नहीं है, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो ब्रह्मांड व्यापी एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया के द्वारा समझाता हो। हमारे पास गणितीय आधार है। वो गणितीय आधार जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी, आइजैक न्यूटन ने भी सोचा, किस प्रकार से स्पेस में मैटर इकट्ठा होता है, ब्रह्मांड में सृजन किस प्रकार से होता है। इसके लिए हमें बड़ी गहराई से एक सीक्वेंस स्थापित करनी होगी, एक क्रमबद्धता स्थापित करनी होगी। वो क्रमबद्धता, वो कड़ी कैसे लंबी प्रक्रिया के बाद में तारों को जन्म देती है, ग्रहों को जन्म देती है, चंद्रमाओं को जन्म देती है, कॉमेट को जन्म देती है और एस्ट्रॉयड, और इस प्रकार से वो प्रक्रिया का अंत भी एक सुनियोजित और एक सिस्टमेटिक तरीके से उसका समापन होता है। हमें ये समझना होगा
कि ब्रह्मांड के सृजन की जो विधि है उसमें बिग बैंग और बिग क्रंच, ब्रह्मांड किस प्रकार से पूरी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक अंडाकार आकृति, जिसकी एक विशेष कंडीशन है ऑब्लेट, दूसरी कंडीशन प्रोलेट होती है। ऑब्लेट शेप के द्वारा हमें ये एक मैथमेटिकल आधार मिल जाता है कि ब्रह्मांड किस प्रकार से सिकुड़ता है, किस प्रकार से फैलता है, किस प्रकार से पुनः सिकुड़ता है फिर फैलता है। आकाशीय पिंड सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। हमारे पास में एक अच्छा गणितीय तर्क है। ब्रह्मांड जब इस प्रकार से कसावट लेता है, यानी दो भिन्न कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्फीरॉइड के बीच में दोलन करता है, कसावट लेता है, यानी ब्रह्मांड इस प्रकार से ट्विस्टिंग होता है और ट्विस्टिंग होते हुए वो सारे मैटर को कसता है और वापस वो मैटर खुलता है। जब मैटर कसता है तो सेंटर में हमने जैसे पूर्व में बताया एक ब्लैक होल युक्त गैलेक्सी का निर्माण होता है। ये ब्लैक होल युक्त गैलेक्सी जब ब्रह्मांड खुलने लगता है, ढीला पड़ने लगता है, तो सेंटर से वो पिंड, वो ब्लैक होल युक्त गैलेक्सी हटने लगती है। फिर दोबारा फिर कसावट लेता है, फिर एक ब्लैक होल युक्त गैलेक्सी बनती है और वो सेंटर से हट करके दूर जाने लगती है। इस प्रकार से अनेक क्लस्टर बनते जाते हैं। हजारों के हजारों, लाखों आकाश गंगाओं की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। इन आकाश गंगाओं के केंद्र में बहुत तीव्र शक्ति के, बहुत ताकतवर ग्रेविटी के ब्लैक होल होते हैं। ये ब्लैक होल हमेशा ब्लैक होल नहीं रहते। ये ब्लैक होल का कुछ फ्यूचर है, कुछ भविष्य है, उनका भी अंत होता है। उनका अंत बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से एक सुनियोजित प्रक्रिया में, एक विधि में धीरे धीरे होता है। ब्लैक होल धीरे धीरे तारों में बदलते हैं, विभिन्न तारों की अवस्था से गुजरते हैं और ये तारे धीरे धीरे इनकी भी ग्रेविटी कमजोर होती जाती है। ये ग्रेविटी कमजोर होते होते एक ऐसी अवस्था आती है जब गैस दैत्य बन जाते हैं, गैस दैत्य ग्रह बन जाते हैं। ये गैस दैत्य ग्रह हमेशा गैस दैत्य ग्रह नहीं रहते। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मांड में बृहस्पति या बृहस्पति जैसे अनेक ग्रह हमेशा बृहस्पति नहीं रहते। शनि जैसे अनेक ग्रह शनि नहीं रहते। इसी प्रकार से यूरेनस जैसे ग्रह यूरेनस ही नहीं रहते। नेपच्यून का भी भविष्य है, उसका भी आगे रूपांतरण होता है। तो गैस दैत्य ग्रह जो है वो अपनी अवस्था से रूपांतरित होते हैं दूसरे ग्रहों में। ब्रह्मांड में सुपर आर्च जैसे ग्रह मिले हैं, कई सौरमंडल के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ये सुपर आर्च पृथ्वी के जैसे ग्रह हैं। वो पृथ्वी से साइज में बड़े हैं और नेपच्यून और पृथ्वी के बीच के हैं। ऐसे भी ग्रह मिले हैं जो यूरेनस और नेपच्यून के बीच के हैं, सैटर्न और यूरेनस के बीच के हैं, और बृहस्पति और शनि के बीच के हैं। एक सीक्वेंस बनती है, एक कड़ी बनती है जब इनको ध्यान से देखते हैं, इनके साइज को, इनके मैटर को, इनके डायनेमिक्स को देखते हैं और कंपेरेटिवली तुलनात्मक इनका अध्ययन करते हैं, इन सभी की तुलनाएं करते हैं आपस में। सौरमंडल के सभी चंद्रमाओं, सभी ग्रहों, सभी गैस दैत्यों और हमारे सूर्य की डायनेमिकल प्रॉपर्टी, उनकी ग्रेविटी, उनका मास, उनमें एलिमेंट्स, उन सभी की बड़ी सिस्टमेटिक तुलना करें तो हमें पता चलता है, एक कड़ी बनती है।
एक सीक्वेंस बनती है कि मैटर किस प्रकार से आकाशीय पिंडों से निकलता है, रिलीज होता है, और किस प्रकार से लगातार उनकी कम होती ग्रेविटी, लगातार उनकी कम होती ऊर्जा, ये धीरे धीरे चलता है बहुत सिस्टमेटिक ढंग से। हमारा सौर मंडल, इसके इतिहास की तरफ जाएं, इसकी सेलेस्टियल हिस्ट्री में जाएं, बैक में जाएं, तो पृथ्वी कभी गैस जैसी के अवस्था में थी। वीनस और बड़ा था, मरकरी भी और बड़ा था। हमारे जो गैस जैसे ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, और दूसरे बाहर के ग्रह प्लूटो, ये साइज में बड़े। हम जैसे जैसे बैक जाते हैं, जैसे जैसे सौर मंडल की बैक हिस्ट्री में जाते हैं, पीछे चलते जाते हैं, तो पृथ्वी सुपर पृथ्वी की तरह थी, सुपर अर्थ की तरह थी। और पृथ्वी इससे पहले नेपच्यून जैसी थी, नेपच्यून से पहले यूरेनस जैसी थी, यूरेनस से पहले सैटर्न जैसी थी, और सैटर्न से पहले जुपिटर जैसी थी। हमारे कहने का तात्पर्य है कि 4.54 बिलियन ईयर जो पृथ्वी की उत्पत्ति का समय बताया जाता है, कि पृथ्वी का जन्म 4.54 अरब वर्ष पहले हुआ, और पृथ्वी उत्पन्न होने के बाद में धीरे धीरे ठंडी हुई, और धीरे धीरे उस पर कॉन्टिनेंट्स जन्म लेते गए, धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स और ओशियन का ओरिजिन होता गया, और प्लेट टेक्टोनिक्स अस्तित्व में आने लगा, प्लेटों में मोशन होने लगी। लेकिन इस प्रकार की ये जो कहानी है कि पृथ्वी का जन्म सूर्य से हुआ, ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस जो हम बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में ब्लैक होल से तारे, तारों से ग्रह, और ग्रह जो गैस देते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ, और सुपर अर्थ से फिर अर्थ, एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया से ये सब हुआ। तो पृथ्वी का जन्म जो अभी वर्तमान में सिद्धांत बता रहे हैं, उनके पास में एक व्यवस्था नहीं है, एक टूटती हुई ही श्रृंखला है। सौर मंडल में, सौर मंडल से बाहर दूसरे सौर मंडल, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अनेक तारे हैं, उनमें भी ग्रह हैं। दूसरी गैलेक्सियां हैं, उनमें भी तारे हैं, उनमें भी ग्रह हैं। ये सब कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में हमारे पास में एक अच्छा सुव्यवस्थित सिद्धांत है, और हमारे पास में एक दोलनीय आकाशीय पिंड, यानी ऑसिलेटिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, और यूनिवर्स भी ऑसिलेट होता है, और आकाशीय पिंड सभी ऑसिलेट होते हैं। सूर्य का अध्ययन करने वाले सौर वैज्ञानिक सोहो, स्टीरियो, एसडीओ, इनके द्वारा उन्होंने पता लगाया कि सूर्य की शेप कम होती है, मतलब ध्रुवीय त्रिज्या कम होती है, पोलर रेडियस कम होती है, और इक्वेटोरियल रेडियस बढ़ती है, यानी भूमध्य त्रिज्या बढ़ती है और घटती है। ये प्रकार के दोलन है। हम ऑब्लेटनेस के चेंज का नया आइडिया बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि ऑब्लेट शेप में जो वेरिएशन होता है, चाहे सूर्य हो या ग्रह हो, सूर्य में थोड़ा फास्ट होता है, अन्य ग्रहों में थोड़ा धीमे होता है, चंद्रमा में और धीमा पड़ जाता है, और कई में तो एकदम बंद ही हो जाता है, एकदम रुक जाता है। एक पिंड को बांधने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, उसका सारा मैटर बंधा हुआ रहे, टाइट रहे, कसा हुआ रहे, इसके लिए हमारे पास में क्या तर्क है, क्या आधार है? हम यही कह सकते हैं कि हम उसको कसेंगे, और ऐसी ग्रेविटी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की शर्तों को पूरा करती है। इस कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड
के गुण हैं हाइपरबोलॉइड और विभिन्न ऑब्लेट, एक के ऊपर एक परत, एक के ऊपर एक हाइपरबोलॉइड। जब मैटर इस प्रकार से टाइट होता है, इस प्रकार से लूज होता है, तो वो बंधा हुआ रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता। मैथमेटिकल तर्क के आधार पर हमारे पास इसके अलावा कोई आधार नहीं है कि आकाशीय पिंड अपने आप को सुरक्षित कैसे रखते हैं, हजारों करोड़ों लाखों वर्षों तक किस प्रकार से उनमें सिस्टेमेटिक परिवर्तन चलते रहते हैं। हमारा आधार तर्कहीन नहीं है, हमारे पास सुव्यवस्थित बेस है, सिस्टेमेटिक बेस है। जब पृथ्वी का जन्म इस प्रकार की विधि से, इस प्रकार की प्रोसेस से हुआ, मतलब ब्लैक होल से तारे, तारों से गैस देते, गैस देते से सुपर आर्थ, सुपर आर्थ से अर्थ, इस प्रकार से पृथ्वी का जब जन्म हुआ, तो पृथ्वी का गणित, पृथ्वी की लेड स्ट्रक्चर, कनफोकल लेड स्ट्रक्चर, पृथ्वी का ऑब्लेट्स व्यवहार, एक गणितीय आधार ये समझाता है कि पृथ्वी इस प्रकार से जब कसी जाएगी तो उसके सेंटर से लेकर के पूरा बाहर तक संपूर्ण पदार्थ एक विशेष मोशन करेगा, एक मूवमेंट करेगा, और इस प्रकार से ऐसे कसता हुआ और खुलता हुआ प्रभावित होगा। ये कसावट और खुलने की जो प्रक्रिया है तत्काल देखने में नहीं आती। अगर ये तत्काल की बात होती तो दिन रात का हम तर्क नहीं दे सकते। दिन रात कैसे होते हैं, इसके पीछे लंबी कहानी है। हम जो वर्तमान में दिन रात की प्रक्रिया देख रहे हैं, इसके पीछे यानी ओरिजिन ऑफ स्पिन या ओरिजिन ऑफ रोटेशन, ये बड़ी गहराई से सोचने की बात है। किस प्रकार से पृथ्वी कितने समय में कसावट लेती है, इसके लिए हमें डाटा और ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करने होंगे। उन डाटा और ऑब्जर्वेशन को ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना होगा। अर्थ का रोटेशन वेरिएबल होता है, अर्थ की शेप भी वेरिएबल होती है, और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला चंद्रमा, हमारा मून, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। जब पृथ्वी इस प्रकार से कसी जाएगी तो उसका गैसियस मैटर और उसके क्लाउड, उसका एटमॉस्फेयर उसके अनुसार प्रभावित होगा। इस प्रकार से ऑसिलेट करने से उसमें पानी, ओशियन करंट भी प्रभावित होगी। वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक डायरेक्शन में नहीं चल रही है। उसके पीछे कोरियोलिस फोर्स नहीं है, ये कारण नहीं है। हमें पूरे एंटायर अर्थ सिस्टम को कवर करना होगा। कोरियोलिस फोर्स के कारण हवाएं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर में अपोजिट डायरेक्शन में घूर्णन नहीं करती, ना ही ओशियन करंट इस प्रकार से मूवमेंट करता है। अगर ऐसा है कि कोरियोलिस फोर्स के कारण गैस और ओशियन करंट, एटमॉस्फेयर चलता है, तो फिर वो लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर, इनर मैटर संपूर्ण को प्रभावित करना चाहिए। मूलतः बात इसके पीछे यह है कि पूरा अर्थ सिस्टम जब कसा जाता है तो गैस, द्रव और सॉलिड तीनों उसके अनुसार ही प्रभावित होते हैं, उसके अनुसार मोशन करते हैं, उसके अनुसार मूवमेंट करते हैं। जब पृथ्वी का ठोस पदार्थ, सॉलिड
पार्ट इस प्रकार से ट्विस्ट होगा, ओशियन करंट भी इस प्रकार से प्रभावित होगा, इस प्रकार से गैसें भी प्रभावित होगी, और बाहर चलें तो हमारे पृथ्वी के चंद्रमा पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और जैसे ही पृथ्वी के सॉलिड पर इस प्रकार से ट्विस्टिंग का, स्क्वीजिंग का प्रभाव पड़ेगा ऑसिलेटरी नेचर के कारण, तो उसके महाद्वीपों में भी हलचल होगी और महाद्वीप विशेष पैटर्न में चलेंगे, उस पैटर्न से प्रभावित होंगे। तो जब इस प्रकार का मैटर पृथ्वी का संपूर्ण पदार्थ, पृथ्वी का विजिबल और नॉन विजिबल, इनविजिबल मैटर इस पूरी कसावट के कारण एक विशेष ज्यामिति में पृथ्वी के ऑसिलेशन के कारण कसता है, खुलता है, बहुत लंबे समय में, तत्काल नहीं होता ये सब। 24 घंटों को और आगे बढ़ाइए, 1 महीना, 5 महीने, 1 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, तो हम पूरे सिस्टम को जब इस साइकिल को समझते हैं तो ये साइकिल एक नई कहानी लेकर के आता है, एक नई व्यवस्था को हमें अनुभव कराता है। जब ये पूरा आर्थ सिस्टम इस प्रकार से कसा जाएगा तो प्लेट टेक्टोनिक्स का ओरिजिन कैसे होगा, ये हमारे लिए बड़ा रोचक पहलू है। हमारी थ्योरी का ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। किस प्रकार से कॉन्टिनेंट इस प्रकार की शेप में आएंगे कि ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो कॉन्टिनेंट और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो कॉन्टिनेंट है, उनकी इस ऐसी शेप के पीछे राज क्या है। ये नहीं है कि कॉन्टिनेंट जिक्सा पजल के जैसे एक तरह से एक दूसरे में फिट थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास एक ब्रह्मांड व्यापी आधार है, लेकिन अल्फ्रेड वेगनर ने पृथ्वी के आंकड़ों को, पृथ्वी के धरती पर डाटा एविडेंसेस इकट्ठे किए। हमारी थ्योरी भी ये समझाती है कि फॉसिल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच जाते हैं, किस प्रकार से रॉक्स और मिनरल्स दो भिन्न कॉन्टिनेंट के पर एक जैसे मिल जाते हैं, किस प्रकार से पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस सामने आते हैं और पैलियोमैग्नेटिज्म जैसा गुण पृथ्वी को प्रभावित करता है। लंबे समय तक बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ, फिर अर्थ, तो पदार्थ आगे पीछे इस प्रकार से मूव होता रहा। ये आगे पीछे की मूवमेंट ने कॉन्टिनेंट को एक विशेष शेप दी। कॉन्टिनेंट का ओरिजिन इस प्रकार की एक मंथन की, चर्निंग की प्रक्रिया के द्वारा अस्तित्व में आया। और ये कॉन्टिनेंट जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया, भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इस प्रकार की शेप में आने के पीछे एक लंबी कहानी है। हमें इस लंबी कहानी को अगर समझना है तो हमें एक सर्वव्यापी, एक यूनिवर्सल कॉज को, एक कारण को समझना होगा। पृथ्वी पर ही डाटा इकट्ठे करके, एविडेंसेस इकट्ठे करके हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे और इस प्रकार से खंडित होते हुए अलग हुए। ये एक दीर्घकालीन, बहुत लंबी, लार्ज स्केल की घटना है।